हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्या 7वें चरण में 70% से नीचे मेधांक वालों का नहीं होगा? आज की वीडियो का टॉपिक ये है और इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वाभाविक है कि अगर विस्तार से चर्चा होगी तो वीडियो लंबा होगा, इसलिए धैर्यपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको लगे कि कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ आपने गलती की है, इसको संशोधन कीजिए। हम लोग आपके विचारों को खुशी-खुशी लेंगे और संशोधन अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बात है कि हमारे कुछ यूट्यूबर साथियों द्वारा आंदोलन में भीड़ को जुटाने के लिए इस पैंतरे का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कुछ अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा ही दूसरे अभ्यर्थियों को डराने के लिए भी इस पैंतरे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका काम ही है कि अफवाह फैलाना। उन लोगों के द्वारा भी इस पैंतरे का इस्तेमाल किया जाता है कि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, चाहे कहीं भी, जहाँ भी चर्चा होती है, बस एक बार में आप छेड़ दीजिए कि 7वें चरण में 70% से नीचे मेधांक वालों का होगा ही नहीं। बिल्कुल सरासर कूड़ी अफवाह है, झूठ है। साबित करेंगे कि कैसे। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि एक बिंदु के साथ इसको जुड़कर दिखाया जाता है कि एक और सीटेट हो गया, 2 और सीटेट हो गया, तब तो कुछ लोग कहते हैं कि 75% से नीचे वालों का नहीं होगा, कुछ लोग कहते हैं 80% से नीचे वालों का नहीं होगा। तब जब 75-80% से नीचे वालों का नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि 70% की फिर औकात ही क्या रह जाती है। ठीक है, तो हम लोग सारे बिंदुओं को एक साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात है कि एक और सीटेट हो जाएगा तो सब आप ये बात ध्यान में रखिए कि इस साल में अब एक ही सीटेट संभव है, या तो वो सीटेट जुलाई में हो जाए या फिर वो सीटेट दिसंबर में हो जाए। प्रत्येक साल जिस तरीके से ऑनलाइन माध्यम से जब से होना शुरू हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोरोना काल के बाद से, तब से एक ही बार सीटेट हो रहा है प्रत्येक साल। पहले, इससे पहले 2 बार होता था, आप लोगों को भी ध्यान में होगा, लेकिन इसके बाद से एक ही बार होता है। अगर जुलाई में भी इन लोगों को सीटेट लेना होता तो आप स्वयं गौर कीजिए कि जुलाई में सीटेट लेना है तो जुलाई से 4 महीने पहले कम से कम फॉर्म भरवाना। फरवरी में इसका आमतौर पर नोटिफिकेशन आ जाता था। जो लोग पुराने साथी होंगे, 19 में या 18 में सीटेट पास किए होंगे, वो लोग इस बात से ज़्यादा सहमत होंगे। उनको पता होगा कि तब अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम लेना होता था तो इसका नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी में आ जाता था, और फरवरी मार्च से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता था। और आप देख सकते हैं कि मार्च खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक तो फॉर्म भराने छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन का भी पता नहीं है सीटेट का। तो कब नोटिफिकेशन आएगा, कब इसका फॉर्म भराएगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा। और आप देखते ही हैं आमतौर पे 1 से 2 महीने अब एग्ज़ाम चलते हैं सीटेट के, और उसके बाद रिजल्ट आने में भी 1 से 1.5 महीना, 2 महीना लग जाता है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर जुलाई में सीटेट हो भी जाए, ठीक है, तो इसका सीधा-सीधा मतलब होगा कि फिर दिसंबर में सीटेट नहीं होगा, क्योंकि जुलाई में अगर सीटेट होता है तो उसका रिजल्ट वगैरह आते-आते नवंबर दिसंबर लग ही जाएगा। तो इस साल केवल एक ही बार अब सीटेट होगा। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न मन से निकाल दीजिए कि 1-2 बार सीटेट हो गया तो मेरी तो कुछ औकात ही नहीं बची इस 7वें चरण में। ठीक है, जब तक डरिएगा, लोग डराएंगे, आप डर-डर के जिएंगे, डर-डर के रोज़ मरेंगे। सीधी-सी बात जान लीजिए। ठीक है, डरना बंद कर दीजिए। आपकी समस्या का समाधान आपका डर नहीं है। नेक्स्ट है, अगर सीटेट वाले बिंदु से आप सहमत हो गए हो तो अब नीचे चलते हैं। देखिए, 7वें चरण में 70% से नीचे वालों का होगा या नहीं, इसको तय करने के लिए सबसे एक वीडियो हम लोगों ने पहले भी बनाया था, जिसमें अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी 7वें चरण में, उस पर विस्तार से चर्चा किया था। जो लोग पुराने दर्शक हैं उनको ध्यान में होगा, शायद इसी मंथ का वो वीडियो है। आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने बहुत आंकड़े के साथ साबित किया था कि 7वें चरण में कम से कम 2.5 से 2,30,000 से लेकर 2,50,000 तक वास्तविक अभ्यर्थी हैं। वास्तविक अभ्यर्थी कहने का मतलब कि अप्लाई तो इसके ज़्यादा भी लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन फिर हालत वही हो जाएगी जैसे हर एक एग्ज़ाम में या फिर बिहार के शिक्षक भर्ती में भी हर एक चरण में ऐसा होता है कि अप्लाई करने वाले 7 लाख 8 लाख लोग हों, लेकिन वास्तविक कंपटीशन 1 से 2 लाख के बीच में ही होता है। हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में होता है। रेलवे के एग्ज़ाम में 2 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन क्या 2 करोड़ लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं? नहीं जाते हैं। 2 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम देने मुश्किल से आपको 40-50 लाख लोग जाते हैं। ठीक है, उसमें से अंत में कंपटीशन कितने लोग के बीच में होता है? 7 से 8 लाख के बीच में कंपटीशन होता है। वही हालत शिक्षक भर्ती की भी है। ठीक है, फॉर्म भरने वाले बहुत लोग हैं। आप स्वयं दिमाग ला के बताइए कि जो लोग 2008 से लेकर आज तक, या इससे पहले से भी लेकर आज तक बीएड पास किए हैं, ठीक है,
जो लोग आज तक बीएड पास किए हैं, तो जिनका चौथे चरण में नहीं हुआ, पाँचवें चरण में शिक्षक बहाली में नहीं हुआ, छठे चरण में नहीं हुआ, तो उनको आज तक पहले के 4, 5, 6 चरण में इसलिए नहीं हुआ कि उनका मेधांक तब कम था, ठीक है। लेकिन आप सोचते हैं कि उनका आज 7वें चरण में अचानक से उनका हो जाएगा, क्योंकि उनका मेधांक अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा होना असंभव बात है, ठीक है। इसलिए जिनका पहले के चरण में नहीं हुआ है, उनके अगर इस बार सीटेट में मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, समस्या इस चरण में भी दिखेगी। वो भी हम तब कह रहे हैं कि 60-40 लागू हुआ तब जाके थोड़ी सी संभावना बनेगी भी। अगर 60-40 लागू नहीं होता है, तो जिनका छठे चरण तक नहीं हुआ है किसी कारणवश, उनको अप्लाई करने का मौका मिला था छठे चरण में, लेकिन वो काउंसलिंग के बाद भी उनका नहीं हुआ, उनका 7वें चरण में होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए कम होगी क्योंकि कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये कंपटीशन मुख्यतः जिन लोगों के बीच में होगा, वो फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं, जिनको अभी तक एक बार भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला है, ऐसे फ्रेश कैंडिडेट्स के बीच में ये कंपटीशन होने जा रहा है। और ऐसे कैंडिडेट्स कितने हैं? लगभग 2.5 लाख लोग हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि 2.5 लाख लोग हैं और प्राथमिक में 80,000 सीट है, तो भाई 80,000 सीट प्राथमिक का है, 1,30,000 सीट माध्यमिक का है, ठीक है। जो स्टेट पास है वो सीटेट भी पास है। तो अगर हाई स्कूल की बहाली पहले होती है, तो स्वाभाविक है मिनिमम भी कीजिएगा तो 40 से 50,000 लोग हाई स्कूल में चले जाएंगे उसमें से, तो वो सीट तो खाली होगा ना, ठीक है। अब नीचे की तरफ और चलते हैं। देखिए, छठे चरण में प्राथमिक में कुल सीटें कितनी थी? 94,000 सीटें थी छठे चरण में प्राथमिक की कुल सीटें ये थी, ठीक है। और 7वें चरण में प्राथमिक में कुल सीटें कितनी है? अभी सरकार ने जो बताया है उसके हिसाब से भी चले तो लगभग ये लोग बोल रहे हैं कि 80,000 सीट पर हम प्राथमिक की बहाली देंगे, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, यहाँ से आपके गौर करने की बात आ गई। और गौर क्या करना है सो भी देख लीजिए। देखिए भाई मेरे, सबसे पहले बात है कि छठे चरण में अगर 94,000 सीट थी और आपको पता है कि 4 राउंड काउंसलिंग हुआ वहाँ पर, ठीक है। 3 राउंड का तो काउंसलिंग हुआ, 1 राउंड विशेष काउंसलिंग हुआ। 4 राउंड काउंसलिंग के बाद भी सरकार इन 94,000 सीटों में से कुल 42,000 ही सीट भर पाई। ध्यान रखिएगा मेरी बात। 4 राउंड के काउंसलिंग के बाद भी सरकार 94,000 सीट में से केवल 42,000 ही सीट भर पाई, ठीक है। और 42,000 जो सीट भरा भाई मेरे, तो ये सीट कहाँ कट ऑफ कहाँ तक गिरा? कुछ जगहों पर आप लोग को पता भी होगा, चाहे देखिए कुछ जगहों पे कह लीजिए कैटेगरी वाइज कह लीजिए। कहने का मतलब था छठे चरण में एक औसतन देख लीजिए कि अगर आपका 64 से 67% बन रहा था छठे चरण में, ठीक है, 64 से 67% बन रहा था, तो आपका कहीं ना कहीं 1 to 5 में या 6 to 8 में हो जाता है। अब ये मत कहिएगा कि भाई किसी को 69% था फिर भी नहीं हुआ। आप 69% का एग्जाम्पल दीजिएगा तो हम आपको दिखा देंगे कि 64% पर भी हो गया है। विशेष बात थी, कुछ जगह पे काउंसलिंग की प्रक्रिया इस तरह से घचपच कर दी गई कि उसमें अभ्यर्थियों का कहीं पर 70 पर भी नहीं हुआ, कहीं पर 64 पर भी हो गया, ठीक है। तो वो समस्या आपको 7वें चरण में नहीं है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन होगा, ठीक है। छठे चरण में ये समस्या आपको दिखी थी। अब क्या है कि दूसरे एंगल से भी आप विचार कीजिए, तो ऐसा है कि 4 राउंड के काउंसलिंग के बाद भी अगर आप 42,000 ही कैंडिडेट को, 94,000 सीटों में से अगर 42,000 कैंडिडेट को ही भर पाए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि 42,000 कैंडिडेट में ही अगर आपका परसेंटेज गिर के मान लेते हैं कि 70% तक आ जाता है, ठीक है। आप लोग कहिए कि 70% से नीचे वाला किसी को नहीं हुआ, मान के चलते हैं, एजम्पशन लेके चलते हैं कि छठे चरण में जिन लोगों का 70% था उन्हीं लोगों का हुआ। 1 सेकंड के लिए मान रहे हैं, हालांकि कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन समझने के लिए कह रहे हैं। 70% पर कितने सीटें भर गई? 42,000 सीटें भर गई। इसके बाद भी 94,000 में से कितनी सीटें खाली रह गई? ठीक है, मोटा मोटी 50,000 सीटें फिर भी खाली रह गई, ठीक है। अब देखिए, अगर 7वें चरण में, ठीक है, 7वें चरण में मेरे भाई अगर ये ऑनलाइन तरीके से 80 की 80,000 सीटें भर ली जाती हैं, तो आप सोचिए कि टॉप के जो लोग होंगे, चाहे वो धांधली से सीटेट में अंक लाए होंगे, चाहे कुछ भी लाए होंगे, तो 42,000 सीट टॉप के लिए लोगों के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर भी तो लगभग 38,000 सीटें बचेंगी 7वें चरण में आप आम अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। इन 80,000 सीटों में से अगर आप कहते हैं कि 70% से ऊपर वाले लोगों का होगा ही नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 70% से नीचे वाले लोगों का होगा ही नहीं, तो 70% से ऊपर वाले लोग अगर 42,000 भी लोग हो गए, फिर भी भाई मेरा 38,000 सीटें 70% से कम अंक वालों के लिए बचेंगी। इसलिए ऐसा कहना सरासर गलत है कि 70 से नीचे किसी का नहीं होगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आप देखिएगा
गलत हो जाए तो उस दिन कहिए कि आप हमको बोले थे कि 70 से नीचे वाले का होगा, लेकिन देखिए 70 से नीचे एक का भी नहीं हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो मन में से डर निकालना शुरू कीजिए। और बात है और भी फैक्टर है। देखिए छठे चरण में कम अंक वालों का क्यों नहीं हुआ कि क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया ही गलत थी, ठीक है? इतनी धांधली हुई ना काउंसलिंग में, जो लोग छठे चरण का काउंसलिंग करवाए होंगे उन लोग से पूछ लीजिए, या अगर आप स्वयं उस प्रक्रिया में शामिल रहे होइएगा तो आपको पता होगा, भरमार था धांधली का। कई जगह से फर्जी की खबरें आती थी और बहुत जगह तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हुई थी कि लोग मुझे ध्यान में है कि कई जगह फर्जी तरीके से लोगों को घुसाया गया है। अब किसी प्रखंड पंचायत का नाम तो लेंगे नहीं, ठीक है? लेकिन वहाँ पर गलत तरीके से हुआ है, आप लोग भी जानते हैं। कई जगह पर नियोजन रद्द भी किया गया था और काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत त्रुटिपूर्ण थी। नेक्स्ट है कि आवेदन में असमंजस की स्थिति थी। आवेदन में असमंजस की स्थिति क्यों थी कि आवेदन की प्रक्रिया ही ऑफलाइन थी। ऑफलाइन थी तो इसका नतीजा क्या होता था कि आपको हर एक पंचायत में घूम के आवेदन देना पड़ रहा था। अब क्या है कि एक आदमी कितना पंचायत में घूमेगा? बहुत से बहुत कोई 200 जगह अप्लाई करते थे, कोई 150 जगह अप्लाई करते थे, कोई बहुत जगह चले गए तो 400 जगह अप्लाई कर दिए, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 9000 नियोजन इकाइयाँ थी, यानी 9000 पंचायत या ज़िला जो इकाइयाँ हैं ये सारी थी। तो कोई भी आदमी 9000 जगह पे कैसे अप्लाई कर सकता है? इसी का नतीजा क्या होता था कि कहीं पर आपको देखने के लिए मिलता था कि 70% पर भी नहीं हुआ, कहीं पर 64% पर भी हो गया। तो अब तो ऑनलाइन है, अब आप सेंट्रलाइज़ तरीके से फॉर्म भरिए कि आप एक ही फॉर्म भरना है। अब उसी फॉर्म के आधार पे आपको अब तो 9000 नियोजन इकाई को ख़त्म ही कर दिया गया है। आपने जो फॉर्म भरा, एक फॉर्म भरा, इस फॉर्म के आधार पे ही आपका जितना अंक होगा, कहीं न कहीं 80,000 सीट में आपको अटका दिया जाएगा। अब आपको नहीं दौड़ना है, अब कंप्यूटर आपके लिए खुद से आपको कहीं न कहीं इस 80,000 सीट में अटका देगा, ठीक है? तो ये इस बात की अब से आप लोग प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा कि 70% वालों से नीचे का नहीं होगा, एकदम बकवास बात है। क्यों विश्वास करते हैं? कोई कह देगा विश्वास कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? हाँ, किनका नहीं होगा? अब मान लीजिए कि जिनका मेधांक 45% बनता है, 48% बनता है, 50% बनता है, उनके लिए क्या कहें? उनके लिए तो यही कहेंगे ना कि भाई पहले 70% वाले का होगा, फिर 68% वाले का होगा, फिर उसके नीचे 66% वाले का होगा, ठीक है? ऐसे घटते हुए मेधांक में अब नीचे जाके कहाँ तक रुकेगा, वो तो तब बता पाएँगे जिस समय सीटों की कुल संख्या निर्धारित हो जाएगी। उसके बाद आपको जो मेधांक बनाने की प्रक्रिया क्या होगी वो निर्धारित हो जाएगी, तब ना बता पाएँगे कि कट ऑफ क्या है, ठीक है? तो लेकिन फ़िलहाल के लिए यही कहेंगे कि 70% से नीचे वाले भी बिना मतलब के आप लोग डर रहे हैं और आप लोग को बिना मतलब के डराया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।